अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जिसमें इनहेरिटेंस की बात हमने करनी है। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारी प्रोग्रामिंग का, वो रह गया है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अगर अभी भी कोई बच्चा जो प्रोजेक्ट नहीं भी बना पा रहा हो तो वो यहाँ पर देख सकता है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर आके लैंग्वेज सर्च कीजिए। तो हमने कहा C#। और यहाँ पर आके हम कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, विंडोज। और यहाँ पर आके हमने सर्च किया कंसोल। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया है .NET फ्रेमवर्क वाला। अभी भी बच्चे स्टिल ये वाला खोल लेते हैं यार। तो इसीलिए नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर आके अच्छा इसको भी, आइकन्स को भी हाइड कर देते हैं। यहाँ पर आके प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं और रख देते हैं टुडे क्लास। तो नेक्स्ट के बटन पे, सिंपल क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है और ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा विदाउट इंटरनेट। इसको चलाने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमारे पास नेट नहीं चल रहा। भाई नेट से इसका ताल्लुक नहीं है प्रोजेक्ट बनाने से कोई भी। ठीक है, तो ये हमने सिंपली प्रोजेक्ट बना दी है। तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम अपने वापस ऊप की ऊप तरफ चलेंगे। अभी हमारी कुछ चीजें रह गई थी तो वो कंप्लीट करनी है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूज करूं CW यानी कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर अगर मैं अपना नाम प्रिंट करूं तो आपको पता है सिंपली सी बात है, मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा प्रोग्राम सिंपली रन हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये जो यहाँ पर हुई, ये आपको ऊपर वाले पीसीज में देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पर? असल में C# में ऐसा होता है, यानी विजुअल स्टूडियो में ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन रन तो करती है, लेकिन रन होने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अच्छा, अब कहोगे सर क्यों क्लोज हो जाती है? एक ये भी सवाल है। देखो मैंने स्टार्ट किया, देखो चलना, मेरा प्रोग्राम चला भी है और असद अली आउटपुट भी आया, और देखिए स्क्रीन गायब हो गई। ये कोई एरर नहीं है। आप अगर ये समझते हो कि यार ये एरर है, ये कोई एरर नहीं है। बेसिकली देखो, कमांड, वो जो कमांड जो आपका आउटपुट स्क्रीन खुली, वो एक ब्लैक विंडो एप्लीकेशन है। अब वो तभी रुकेगी ना जब यूजर से इनपुट लेना होगा। स्क्रीन तो तभी ठहरती है ना जब आपके पास इनपुट हो। अब यहां पर हो ये रहा कि मैंने सिर्फ प्रिंट कराने की, अच्छा ऊपर क्यों नहीं आ रहा था सर? सर वहां पर ये इशू जो है ना, मतलब यानी कोई पुराना हमारा इसका ओल्डर वर्जन मौजूद है, इस वजह से वो इश्यूज नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहां पर ये हो रहा है कि स्क्रीन आती है और फौरन से गायब हो जाती है, बेसिकली वो ठहरती नहीं है। तो अब मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे ठहर रहे, तो मैं क्या करूं? सिंपली यूजर से कुछ ऐसा करूं कि इनपुट दे दे, कुछ भी दे दे। तो आप कुछ भी इनपुट ना लेके, बस आपको पता है इनपुट किससे लेते हैं हम लोग? कंसोल डॉट रीड लाइन। तो आप सिंपली अगर ये लाइन लिख दो ना, रीड लाइन या रीड की, जो भी आप लिखना चाहो, तो आप उसके बाद स्टार्ट कर दो, तो ये देखो आपकी स्क्रीन ठहर जाएगी। अब वो आपका इनपुट, अब वो कुछ भी इंटर मार दो, कुछ भी क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा। वो बेसिकली इनपुट लेने के लिए ठहरी रहेगी, इससे अपना आप आउटपुट देख पाओ। ये कोई एरर नहीं है, प्लीज इसको एरर मत समझिएगा। ठीक है। अच्छा, अभी सीखने क्या जा रहे थे, ये समझ में आ गया? बस आपको इनपुट लेने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि वो इनपुट के लिए ठहर जाए। अब यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ असदरी लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है ABC, या ये लिखा हुआ है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक हो गया। अब मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहां पर देखिए मेरी कंसोल एप्लीकेशन में ये जो लाइन ऑफ मैंने यहां पर लिखी है, एक स्टेटमेंट, ये पूरी एक लाइन के अंदर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि असद अली के बाद जो फुल स्टैक डेवलपर है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो आप सिंपल सा कहोगे सर एक काम करें, CW दोबारा लिखें और इस वाली लाइन से फुल स्टैक डेवलपर को मिटा दें, और यहां पर आप इस तरीके से लिख दें, और ऑटोमेटिकली आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी और आपका कोड आ जाएगा, है ना? लेकिन दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, मैं अगर आपकी स्क्रीन पे खोल सकूं, उसे हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। क्या कहते हैं? स्केप सीक्वेंस करेक्टर्स। क्या बोलते हैं? करेक्टर्स इन C#। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इन C#, in C#, escape sequence characters are special characters combination used within string literals to represent characters that are otherwise difficult
or impossible to type directly or that have a special meaning in the context of a string, they begin with a backslash followed by another character. बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास प्रोग्रामिंग में स्केप सीक्वेंस करेक्टर्स वो स्पेशल करेक्टर्स या कॉम्बिनेशन होते हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर का। स्ट्रिंग के अंदर का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूं कि यार असद अली के बाद जो बाकी का जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो वो कह रहा है कि आपके जितने भी स्केप सीक्वेंस करेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपके स्पेशल करेक्टर्स का कॉम्बिनेशंस होते हैं। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, देखो ऐसे ये फॉरवर्ड ऐसे बैकस्लैश, ये मुझे एरर दे रहा है देखो। यानी मैं चाहता हूं फुल स्टैक के बाद बैकस्लैश आ जाए, देखो ये एरर दे रहा है, मैं चलाऊंगा ये प्रोग्राम में एरर दे देगा। नो, ये देखो मना कर दिया। वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपके पास अनरिकॉग्नाइज स्केप सीक्वेंस, यानी आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप ये स्पेशल करेक्टर ही है ना एक बैकवर्ड स्लैश, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये आप ये नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपने जब भी स्केप सीक्वेंस करेक्टर इस्तेमाल करना है तो आपने उसके लिए क्या यूज करना है, बैकवर्ड स्लैश। अब स्केप सीक्वेंस करेक्टर बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक होता है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब ये होता है नेक्स्ट लाइन। अगर मैं यहां पर आके बैकस्लैश एन लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि इसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। या अगर मैं चाहता हूं मेरे असदरी से पहले कुछ स्पेस आए, स्पेस, अब ये देखो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करके टैब दबाओ, देखो टैब, ये मैंने दबाया, कितनी स्पेस है गिनो, एक करेक्टर की, है ना। अगर मैं चाहता हूं उसके पीछे कुछ स्पेस आ जाए तो आपके पास एक स्केप सीक्वेंस करेक्टर और होता है जिसका नाम होता है बैकस्लैश टी। मैंने क्या लिखा, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी फॉर टैब स्पेस। ये स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखो, देखा आप, तो यानी आपके पास अगर आप बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना चाहते हो डायरेक्टली अपने किसी स्ट्रिंग के अंदर तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है किसके नाम से, जो कि आपके पास एक स्पेशल मीनिंग रखता है। जैसे बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है, स्पेस। तो और भी बहुत सारे होते हैं सर, वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पास पढ़िए या मैं आहिस्ता आहिस्ता में जब जब जिसकी नीड होगी हम उसको यूज कर लेंगे। लेकिन अभी मेरा एक सवाल यहां पर रेज होता है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर मैं ये नहीं यूज करना चाह रहा लेकिन मुझे अपने नाम के बाद ये बैकस्लैश लगाना है बस स्ट्रिंग में दिखाना है ना सर, तो मैं क्या करूं सर? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी मैं स्पेशल कैरेक्टर को दिखाना चाहता हूं एज अ स्टेटमेंट कि जैसा लिखा हूं एज इट इज वैसे ही आ जाए, लेकिन मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वो इसको ऐसा क्या समझ रहा है, लेकिन मेरे लिए क्या है, एक स्टेटमेंट बस उसकी तरह काम ही नहीं कर रहा। तो अब क्या करें? इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अगर आप चाहते हो कि यार इसको एक मीनिंग दो तो आप एक और बैकवर्ड स्लैश लगा दो। इससे क्या हो, बैकवर्ड स्लैश से क्या होगा, वो ये समझेगा पहला वाला स्केप को बता रहा है, दूसरा वाला ये कह रहा है कि ये लगा दो। तो अगर आप अब स्टार्ट करके चलाओगे तो देखो आपके आउटपुट में बैकस्लैश लगा हुआ दिख जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं यार ये मेरा पीसी है, इस पीसी में मैं पिक्चर में गया, मैं ये वाले बैच में गया, ये वाले फोल्डर में आया, ये पूरा पाथ है मेरे पास, देख लो पाथ। अब इस पाथ को मैं अपने स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहता हूं। अब मैं स्ट्रिंग में स्टोर, तो जाहिर सी बात है बैकस्लैश के तो एरर्स आएंगे आपके सामने ना सर, ये बैकस्लैश के, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, डबल लगा दूंगा। अब मैं डबल लगा दूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे सिस्टम में मेरा आउटपुट आ जाएगा, देखो आ रहा है, एक सिंगल बार आ रहा है। अच्छा, दो लगाने से एक बार क्यों आ रहा है? एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, दूसरा ये बता रहा है कि मेरे एज अ सिंबल ये वाला दिखाना है। लेकिन सर प्रॉब्लम है कल को पाथ काफी बड़ा हुआ तो क्या हम इस तरह बैकवर्ड डबल बैकवर्ड स्लैश लगाते रहेंगे क्या? नहीं, कुछ हल है। तो आपके पास सी शार्प में एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले मैं एक अजीब सा नाम ले रहा हूं, वैसे इसका नाम ये है नहीं, वर्बटम वह शुक्र तुम। नहीं भाई ऐसा कोई नाम नहीं है आपके पास। जो बेसिकली इसका नाम है वो है वर्बटिम लिटरल। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, वर्बटिम लिटरल। अब ये वर्बटिम लिटरल क्या है, ये इसने आपकी लाइफ को कर दिया आसान। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि अगर आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर अपने स्टेटमेंट के अंदर यूज करना तो आप कितनी बार एस्केप सीक्वेंस करेक्टर का इस्तेमाल करोगे, तो बेहतर है आप वर्बटिम लिटरल का इस्तेमाल कर लो। तो वर्बटिम लिटरल ये कहता है कि आप अपने स्ट्रिंग से पहले बस सिंबल लगा दो @ का, मैं ऑटोमेटिक आपके स्ट्रिंग को ये बता दूंगा कि ये कोई एस्केप सीक्वेंस करेक्टर नहीं बल्कि एक स्पेशल करेक्टर है।
इसे कहते हैं वर्बटिम लिटरल, स्पेलिंग VER। ये देखो ये रहा वर्बटिम टेक्स्ट। समझ में आ गया सर? देखिए सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बेसिकली वर्बेटिम आपको किस चीज की एबिलिटी देता है, ताकि आप स्ट्रिंग को एज अ स्टेटमेंट के तौर पर पास कर सको, आप जितने भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज करो, ताकि आपको ये इशू ना हो कि आप बाद में ये बता रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि यार escape सीक्वेंस कैरेक्टर है या नहीं है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप इजीली वर्बेटिम लिटरल यूज कर सकते हैं। समझ में आया सर? जी, क्लियर है सर इस तरफ? समझ में आया। लेकिन अगर आप वर्बेटिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको डबल फॉर बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी ये आपके लिए काफी लंबी हो जाएगी। तो इजी सोल्यूशन क्या है आपके पास, कि आप एट द रेट लगा के किसी भी स्ट्रिंग के साथ उसको इजीली आप उसको एज अ स्टेटमेंट के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक छोटी सी नॉलेज जो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, ताकि आप उसको इजीली समझ सको। डन। आ, सवाल है कोई? नहीं। चलिए अभी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट को बंद कर दिया कीजिए, ताकि बात देखिए इस तरह, वरना आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे सर ये एरर्स आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया कीजिए। तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया मैंने, और आज की क्लास का जो मेन हमारा जो टॉपिक था वो है इनहेरिटेंस। सर हम इस साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी साइट के बारे में बता चुका हूं कि अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सी शार्प की काफी डिटेलिंग टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट से, जिसका नाम है सी शार्प कॉर्नर। बहुत अच्छी वेब है। अच्छा जी, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। आपको पता है पिलर्स ऑफ ऊप का पहला पिलर, आपको पता है हम दो कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो हम कवर करके आ चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं सर, वो पहला पिलर ऑफ ऊप है, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का नाम से ही पता, मतलब पता चल रहा होगा, यानी कोई ऐसी शय जो विरासत से मिलती हुई आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अभी रियलिटी की बात करें, अभी हम प्रोग्रामिंग को स्किप कर दें, तो आप यूं कह सकते हो कि यार वो चीज जो आपके आबाओ अजदाद से आपको मिले, यानी बाप दादाओं से आपको मिले। एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर आपके घर वाले कहते होंगे यार वो देखो बिल्कुल अपने बाप पे गया, यार वो देखो अपनी माँ पे गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज विरासत से मिली है, नस्ल से मिली है। तो किसी की चीज का, किसी चीज किसी का किसी और किसी और में उस चीज का होना या पाया जाना बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, अभी हमने प्रोग्रामिंग की तरफ बात भी नहीं कही। जैसे एग्जाम्पल सर, आज मैं एग्जाम्पल एक बात करता हूं, अगर मैं किसी कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर किसी जमाने में बना होगा। अब उसी कंप्यूटर से निकलकर कुछ एक नया कंप्यूटर आया होगा जो उससे बेहतर होगा, लेकिन उसके बाप तो वो फादर तो फादर ही रहेगा ना, जो उससे इनहेरिट हुआ है। ठीक है, बच्चा आज का काबिल है, बच्चा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, बहुत पढ़ने लिखने में, लेकिन भाई इनहेरिट तो वो अपने बाप से ही हुआ है ना। विरासत में तो उसको वहीं से वो चीजें मिली हैं। बात समझ में आ गई? तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी जो चीज आपके आबाओ अजदाद से आप में आ जाए उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब वेबसाइट का रुख करेंगे। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऊप। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक की फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड सी शार्प लैंग्वेज इज मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यार ये लाइन हम काफी बार पढ़ चुके हैं। वो ये बता रहा है, अच्छा ये आर्टिकल है सारे के सारे, वो कह रहा है इस आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको क्या बताएगा, ये आर्टिकल आपको बताएगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, कितने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है, और सी शार्प में आप इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस साइट का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक अच्छी कोडिंग भी मिल जाती है, जो कि नीचे आपको अच्छी एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया भी होता है। अब सवाल ये है कि इनहेरिटेंस है क्या प्रोग्रामिंग के अंदर। एक्वायरिंग मतलब टेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सर, फिर हम उसको उर्दू में पढ़ेंगे। एक्वायरिंग टेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कितनी आसान सी बात कर दी। अब देखिए इसको मैं पहले तर्जुमा करूंगा कोड में, ताकि आपको कोड से समझा सकूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये सारा कोड अभी मेन का मेथड मैंने उड़ा दिया। आई होप बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, समझ में आ रही होगी, कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं करी।
यहां पर मेरे पास, अच्छा इसको भी अभी स्किप कर देते हैं सर। हम यहां पर आके एक नई क्लास बना लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर आया, राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, ऐड किया, ऐड करने के बाद यहां पर न्यू क्लास का ऑप्शन था, क्लास को मैंने खोला। खोलने के बाद क्लास में आया और यहां पर मैंने एक क्लास बना दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दी कार्स के नाम से, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बना दी। आप देखिए मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट एक क्लास है। अब आपको पता है क्लास अपने पास कितनी चीजें रखती है सर, दो चीजें रखती है। तो मैंने यहां पर बना दिया पब्लिक, बना दो इंटीजर एक वेरिएबल, यानी इंटीजर में क्या लगा दो, कार की आईडी होगी, ठीक हो गया। ऐसी दो, एक दो चीजें और बना, कार का नाम होगा, कार की डिस्क्रिप्शन होगी। ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने बना दी। अब मेथड बना देते, तो मैंने कहा पब्लिक वॉइड रन, भाई चलना उसका क्या है, मेथड ही तो है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, CW चलती है। अभी हम प्रोग्रामिंग में नहीं, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब यहां पर देखिए मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, ये एक क्लास पूरी किसके अंदर बनी हुई है, नेम स्पेस के अंदर बनी हुई है। तो यहां पर अब मैं एक और, एक ये अलग क्लास है, अब मैं इसके अंदर आके एक और क्लास बना रहा हूं। आप गौर सुनिएगा, मैं नेम स्पेस के अंदर क्लास बना रहा हूं, क्लास के अंदर क्लास नहीं बना रहा हूं। तो मैं यहां पर आया, मैंने एक और क्लास बना दी। अब मैंने कहा क्लास में बनाऊं, किसके नाम से बनाऊं, मैंने बना दी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है फेरारी, ठीक है। ये मेरे पास एक क्लास है। अब इसमें भी, इसमें एग्जाम्पल एक वेरिएबल होगा माइलेज के नाम से, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या था, स्पीड, वेरी फास्ट, है ना, बहुत तेज चलती है भाई। हमने इसमें दो चीजें बना दी, ठीक है। अब गौर से अगर आप नोटिस करें दोस्तों, तो यहां पर आपने एक चीज देखनी है। अगर आप इस क्लास को नोटिस करो, तो इस क्लास के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टीज और मेथड है। और अगर आप इस क्लास को नोट करो, तो इस क्लास के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टीज और मेथड है। तो कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों क्लासें आपस में एक दूसरे से लिंक है। एग्जाम्पल दूंगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब अगर मैं यहां पर आके, कहीं पर भी आके जहां मेरा दिल करता है, आपको मैंने बताया था किसी भी क्लास के अंदर आप मेन का मेथड बना सकते हैं। तो अगर मैं इस क्लास में आके मेन का मेथड बना दूं, स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग args, और ये मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैं इसमें फेरारी का ऑब्जेक्ट बना दूं, फेरारी का ऑब्जेक्ट बना दूं, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस फेरारी रेफरेंस वेरिएबल से, क्या मैं इस कार क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं। मेरा सवाल समझ रहे नहीं समझ रहे आप, नहीं समझे। अभी मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया हुआ है, फरारी का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं फरारी का इस्तेमाल करके, यानी इस क्लास फरारी का इस्तेमाल करके, क्या मैं इस कार क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता सर, इसलिए नहीं कर सकता, ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। अगर फेरारी का ऑब्जेक्ट बनाए, तो फेरारी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करने देगी, ना कि किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करने देगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। मेरे घर का एक्सेस है, मेरे घर का एक्सेस है, मैं आपको क्यों दूं। आपका अपना घर का एक्सेस है, आप लोग रहते हो तो आपके घर में आपके तमाम लोगों का आपका एक्सेस होगा। भाई मेरे घर का एक्सेस आपके पास क्यों होगा। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल ऐसे ही, अगर ये दोनों सेपरेट क्लास बनी हुई है, एक कार्स और एक फेरारी के नाम से, तो सिंपल सा मकसद है, मैं जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सिर्फ मैं उसी की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता हूं, किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस। तो अगर मैंने फेरारी का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो माइलेज आ रहा है, आ रहा है। अच्छा सर, स्पीड आ रहा है, स्पीड आ रहा है। अच्छा, कार आईडी आ रही है, देखो कार आईडी तो नहीं आ रही। क्यों कार आईडी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो क्लास कार के मेंबर है। तो अब मुझे कार आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं कार आईडी को, अगर मुझे कार आईडी का ये मेंबर एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूं। अगर मुझे इस कार आईडी वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूं। सर शाबाश, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे सर। अभी आपने फेरारी का बनाया, तो आप कार के नाम से बना दे, इसको कार कर दे। तो अब आप देखिए, कार से जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कार था कार्स था, जैसे ही मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, ये देखो एरर चला गया। ये लो, कोई एरर नहीं। देखा आपने, यानी इसका मतलब ये है कि हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम सिर्फ उसी की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, किसी और
ऑब्जेक्ट से किसी और क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात जो कर रहा हूं समझ में आ रही है? कितनों को समझ में आई? मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेसिकली असद साहब? जो भी क्लास बनाएंगे अब वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस कर सकते उ- हैं, एक्सेस नहीं कर बिल्कुल, यानी उस ऑब्जेक्ट से किसी और दूसरी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस सकते। नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। अगर मैं फरारी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं कार के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस थोड़ी कर सकता हूं। अगर मैं फरारी का बना रहा हूं तो फरारी से कार का थोड़ी एक्सेस कर सकता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं वापस, इतनी मेहनत करने से फायदा क्या हुआ? अब आते हैं इस डेफिनेशन पे। ये छोटी सी लाइन आपसे ये कहती है कि अगर आप किसी क्लास को ये सलाहियत देना चाहते हो कि वो क्लास आपकी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सके, इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। नहीं समझे? भाई अभी क्या मसला आ रहा था? जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है सिर्फ उसी के मेंबर्स को कॉल किया जा सकता है। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार फरारी क्लास किसकी प्रॉपर्टी अपने तो कर रही है वो, लेकिन वो किसकी एक्सेस कर सके? कार की भी एक्सेस कर सके। तो यानी मैं ले किससे रहा हूं? जिससे मैं ले रहा होता हूं वो बन जाता है पेरेंट, यानी मेरे वालिद साहब। और जिसमें आ रहा होता है वो होता है चाइल्ड। ये जो आपस में लिंकिंग होती है एक क्लास से दूसरी क्लास से, इस कॉन्सेप्ट को ऊप के अंदर इनहेरिटेंस कहते हैं। बात समझ में आई? यानी एक क्लास का दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करना, अगर आप ऐसे अचीव करना चाहते हो तो आप सी शार्प के ऊप के कौन से पिलर ऑफ ऊप का इस्तेमाल करते हो? इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड में एक्सेस कर सकते हो। अब मेरी बात को सुनिएगा और मैं फिर सवाल पूछूंगा। मैं क्लास फरारी का ऑब्जेक्ट बनाकर ये चाहता हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं क्लास फरारी का ऑब्जेक्ट बनाकर ये चाहता हूं कि क्लास फरारी अपने तो मेंबर एक्सेस कर ही रही है, लेकिन वो किसकी भी एक्सेस करे? कार के एक्सेस करे। बात समझ में आ गई? कौन करे? फरारी। अब मेरा सवाल ये, अगर मैं फरारी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस वक्त तो फरारी अपने तो एक्सेस कर पाएगी, लेकिन साथ में किसकी भी एक्सेस कर पा रही होगी? अब मेरा सवाल ये, अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बना दूं तो कभी किसी ने ये बोलते हुए सुना कि तुम्हारे अब्बू तुम जैसे दिखते हैं? नहीं, ये बोला जाता है वो तुम अपने बाप जैसे मिलते हो। अब्बू को बोला तुम तो बेटे जैसे दिखते हो अपने। ये तो बिल्कुल बेतुकी की बात हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लास किसी पेरेंट से ले भी रही है तो जो उसका पेरेंट है उसको ऑब्जेक्ट बनाने से आप उसकी चाइल्ड की, भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं है, तो भाई मेरे बाप की पढ़ना पढ़ा लिखा होना वो मुझ में थोड़ी शामिल हो गई। लेकिन मेरा पढ़ा लिखा होना वो मेरे, मतलब उनकी जो कुछ लेकिन उनकी चीजें मेरे पास है, वो मेरी चीजें नहीं ले सकते। मैं उनकी नस्ल से आया हूं, वो मेरी नस्ल से नहीं आया। तो मैं उनकी चीजें जरूर ले सकता हूं लेकिन वो मेरी चीजें एक्सेस नहीं कर सकती। याद रखिएगा, पेरेंट जो बनता है ना, वो अपनी तो एक्सेस कर सकता है लेकिन अपने चाइल्ड की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझिए, बहुत छोटी सी बात है। नहीं समझे ना? कंफ्यूजन हो रही है क्या? अच्छा, करते हैं सर, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अभी ये एक ही लाइन में पहुंचे हैं तो इतना तुम्हारे साथ मसले मसाइल आ गए। दोबारा सुनिए। अगर कोई क्लास आपस में लिंक नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप उसी की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड के अलावा दूसरी क्लास की भी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सके, तो सी शार्प में आपके पास एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है ऊप के अंदर, जिसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता क्या है, जो हम किसी अगर हम किसी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को ले रहे होते हैं, जो लेने वाला होता है, जो ले रहा होता है वो चाइल्ड होता है, और जिससे लिया जा रहा हो उसे पेरेंट कहते हैं। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने से आप पेरेंट और चाइल्ड दोनों को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने से आप सिर्फ पेरेंट की ही चीजों को एक्सेस कर सकते हो, उसकी चाइल्ड की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। डन। अब आते हैं वापस से इसमें। अभी हमने प्रैक्टिकल देखना है। अच्छा, इस लाइन को मैं स्किप कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये डायग्राम दिखाऊंगा। नहीं, ये डायग्राम तो बिल्कुल बिल्कुल थकी हुई। यहां पर खोलेंगे सर, और डायग्राम मिल जाएंगे। ये मूवी नहीं बोला था भाई, मूवी भी इस नाम से हमें तो पता ही नहीं था। फ्रेंड, ये देखिए सर, बड़ी प्यारी डायग्राम मिल गई मुझे।
अच्छा जी, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रही है दोस्तों। आ, आपकी अच्छा, अभी आप इनहेरिटेंस समझ रहे थे, इनहेरिटेंस तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, यानी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी शार्प। सी शार्प में कई तरह की इनहेरिटेंस हो सकती है। पहली इनहेरिटेंस की बात करें तो हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? अगर एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पा रही है, यानी एक ही क्लास है दूसरी एक क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर रही है, कोई और दूसरी क्लास उससे लिंक नहीं है, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए सी शार्प में अचीव कैसे करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूं कि आप इसको अचीव कैसे करते हैं। देखिए, अभी हम दोबारा पढ़ते हैं। मेन का मेथड आप कहीं भी बना सकते हो, चाहे तो इस क्लास से बना लो, चाहे तो इस क्लास से बना लो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको सिखाया मेन का मेथड होना जरूरी है। अब मैं क्या करना चाह रहा था, फरारी किसका एक्सेस करे, यानी कार का। तो यानी इसका मतलब यह है कि फरारी खुद कौन सा हो जाएगा, चाइल्ड, और कार क्या हो जाएगी, पेरेंट। तो अब इनहेरिटेंस होती कैसे सी शार्प में? भाई बड़ा आसान है। ये इसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, नाम है कॉलन। यानी इनहेरिटेंस के लिए हम कॉलन का सिंबल यूज करते हैं। कौन सा सिंबल? अब आप किस क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हो, उस क्लास का नाम लिख दो, दैट्स इट, बना दिया। अब यानी क्या हो रहा है, अब कार क्लास यानी फरारी किसका एक्सेस कर रही है, अपना तो कर रही है, और साथ साथ अब अगर मैं फरारी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, देखिएगा, फरारी का ऑब्जेक्ट बनाया और फरारी लिख के अगर मैं लिखूं डॉट, ये देखो, तो फरारी सारे, कार आईडी भी, कार डिस्क्रिप्शन भी, अपनी अपनी माइलेज भी यूज कर रही है, कार का नेम भी आ रहा है, कार की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, स्पीड भी आ रहा है, यानी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड को तो एक्सेस कर रही है, लेकिन साथ साथ अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेथड को भी एक्सेस कर पा रही है। मैं करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फरारी की कार आईडी। अभी कार आईडी किसका वेरिएबल था, कौन एक्सेस कर रहा है, फरारी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये मैंने कार की आईडी हो गई। उसके बाद फरारी डॉट कार का नाम, जेड एक्स आर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल। ठीक है, और ये कार का नाम किसका वेरिएबल है, कार्स का। फरारी डॉट कार डिस्क्रिप्शन, ये किसका वेरिएबल है, बहुत आला, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। फरारी डॉट रन, ये किसका मेथड है, ये भी कार का, ये देखो ना कार का मेंबर है। अब मैं इसके अपने भी कुछ करके दिखाता हूं। फरारी डॉट माइलेज, माइलेज किसका था, फरारी का था, देख रहे हो आप। यानी इसका मतलब ये अपने मेंबर तो एक्सेस कर रहा है, लेकिन साथ साथ कार के मेंबर भी एक्सेस हो रहे हैं भाई। इसका मेथड क्या था, स्पीड, ये देखो, देखा आपने। लेकिन अगर यही मैं इनहेरिटेंस को यहां से हटा दूं, तो लो जी, इसके अपने मेंबर पे तो कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन उसके दूसरे मेंबर्स के ऊपर एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आपके पास सिर्फ अपना एक्सेस है, किसी और क्लास का एक्सेस नहीं है, इसीलिए आप दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते। बात समझ में आई? एक क्लास अगर दूसरी क्लास से सिंगल इनहेरिट कर रही हो डेटा को, इस कॉन्सेप्ट को सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब मैं आपको यह भी दिखा दूं सर, कि अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बना दूं, किसका बना दूं, कार्स का, यानी कार कौन सी क्लास हुई इस वक्त, पेरेंट क्लास। तो अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कार क्या माइलेज यूज कर सकती है, देखो माइलेज नहीं चलेगा, देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये देखो एरर। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपकी कार इस वक्त कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास सिर्फ अपनी तो एक्सेस कर सकती है, लेकिन चाइल्ड की देखो अपनी कर पा रहा है या नहीं, तो ये देखो हाँ अपनी एक्सेस हो रही है। बात समझ में आई? इस तरह की इनहेरिटेंस को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी एक क्लास का दूसरी क्लास को इनहेरिट करना, इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहा जाता है। बात समझ में आई? प्रोग्रामिंग के अंदर सुनिएगा, अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही होती है, तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम इज आ का रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए, फेरारी इज आ कार्स, जैसे एग्जांपल, इज आ का रिलेशनशिप आता है इन दोनों के बीच। यानी कोई क्लास अगर दूसरी क्लास को आपस में इनहेरिट कर रही है, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप पैदा होता है वो इज आ का होता है। जैसे एग्जांपल, बर्ड एक क्लास है, पीजन एक और क्लास है। तो पीजन किसको इनहेरिट कर रही है, बर्ड को। तो पीजन इज अ बर्ड, देखो पूरा सेंटेंस बन रहा है इसका। जैसे एक व्हीकल एक क्लास है और कार एक क्लास है,
तो व्हीकल कौन सी, मेन क्लास यानी पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास कौन सी होगी, कार। तो कार इज अ व्हीकल। बात समझ में आई? तो यानी इसका मतलब इनहेरिटेंस के अंदर अगर एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेशनशिप बनाती है तो वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, इज आ का। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कि अगर आपकी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं, इनका अपनी क्लास से कौन सा रिलेशनशिप होता है। नहीं समझे मेरी बात? यानी आपका आपकी क्लास का आपके मेंबर्स के साथ कैसा एक्सेस होता है, हैज आ का। कार हैज आ कार आईडी, कार हैज अ कार नेम, कार हैज अ कार डिस्क्रिप्शन। बात समझ में आई? तो एक क्लास का अपने मेंबर्स के साथ हैज आ का रिलेशनशिप होता है, जबकि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ इज आ का रिलेशनशिप होता है। लिखो तो सही कहीं पर, याद कैसे रह जाता है इतना सब। एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशनशिप किस इनहेरिटेंस में किस तरह का होता है, इज आ। लेकिन एक क्लास का उसके मेंबर के साथ कैसे एक्सेस होता है, हैज आ का रिलेशनशिप होता है। ठीक है। और यदि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जहां पर एक क्लास दूसरी क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड को अपने पास इनहेरिट कर रही हो, इस कॉन्सेप्ट को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। अच्छा, वैसे इनहेरिटेंस बहुत सारी होती है, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। अब आते दोबारा से, डायग्राम डायग्राम कहाँ गई? सर ये तो डायग्राम मजे की नहीं लगी मुझे, अच्छी नहीं लगी। पहले मुझे अच्छी लगी थी, अब नहीं लग रही। तो कहाँ जाए हम लोग, हाँ ये चीज दिख गई थोड़ी सी। अच्छा जी। अब ये डायग्राम, ये सिंगल इनहेरिटेंस की डायग्राम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी, भाई मैंने कॉपी पे बनाई हुई है। मैं भी अपने पास जब पढ़ता था तो मैं बनाता था। अब आते हैं हमारे पास, एक आती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, सुनिएगा। थोड़ा सा पहले एग्जांपल समझाता हूं। भाई मेरे दादा थे, हयात नहीं। मेरे दादा से जो कुछ मिला विरासत में, वो किसको मिला, आपके, मेरे मेरे वालिद साहब को। अब मेरे वालिद साहब से वो किसको मिला, तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। इस कॉन्सेप्ट को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी एक क्लास, अच्छा अब सुनना, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं हूं, यानी मैं, जब मैं फाइनल आउटपुट मैं ही हूं ना, तो मैं न सिर्फ अपने बाप की चीज को एक्सेस कर सकता हूं, बल्कि अपने दादा का भी एक्सेस कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि वो किस दादा से किसको मिला, और अब्बू का अपना था ही था, लेकिन मेरे दादा की भी जो चीज थी वो मुझे इनहेरिट हो गई। तो अब मेरे पास दोनों एक्सेस है। लेकिन मेरे बाप के पास कितने एक्सेस थे, अपना और दादा का। लेकिन मेरे दादा के पास नहीं, अभी दादा उससे पहले कोई था ही नहीं, समझ लो। मेरे दादा के पास किसका एक्सेस था, सिर्फ और सिर्फ अपना। इस कॉन्सेप्ट को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ में आई जी, या दोबारा बताऊं, आगे समझ में? चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लें एक, ठीक है। तो हमारे पास थी एक क्लास कार के नाम से, एक क्लास थी वहां पर किसके नाम से, फेरारी। अच्छा ये मेन का मेथड मैं हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, जो मैं कट कर लेता हूं कहीं बाहर रख लेता हूँ नोटपैड वगैरह पे, बार बार कौन लिखेगा। ठीक है। अब कितनी क्लासेस है, क्या कोई क्लास आपस में रिलेशन में है, कोई नहीं है। एक और बना रहे हैं अच्छा थोड़ा मुश्किल नाम होगा यार। मैं चाहता हूँ थोड़ा नहीं, थोड़ा गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है ना, नहीं मजा नहीं आ रहा यार। काम में मजा नहीं आता तो फिर बेकार है। एक एक नई क्लास आसान आसान लफ्जों से बनाएंगे अब। ऐड क्लास बना दो एक, ए के नाम से, किसके नाम से, ए के नाम से। अब आसान होगा ना, एक क्लास हो गई, एक क्लास हो जाएगी क्लास बी। अब समझ में आएगा तुम लोग को इजीली। एक क्लास हो जाएगी क्लास, अब समझ में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस हर किसी में अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड तो होंगे भाई, तो बना लेते जल्दी जल्दी। क्या बनाए, पब्लिक स्ट्रिंग नेम के नाम से। अच्छा ये इसका एक मेथड बताओ उसका, पब्लिक स्लीप, ठीक है। कुछ भी डाल रहा हूं मैं बस, ठीक है अभी, स्लीप। अब ऐसे ही, अच्छा वाइड नहीं लिखा सॉरी, ठीक है। अब ऐसी क्लास बी के भी होंगे सर अपने, तो जैसे इसमें आ जाएगा नाम के बाद ईमेल, ये आ जाएगा ईट। हर क्लास के अपने प्रॉपर्टीज और मेथड हैं, ऐसी इस क्लास की भी प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, एज। डन हो गया सर, देखो। अब तीनों क्लासेस आपके सामने मौजूद हैं, तीनों की अपने अपने प्रॉपर्टीज और मेथड आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लास ए पे फोकस कर लीजिए, क्लास बी पे फोकस कर लीजिए, और क्लास सी पे फोकस कर लीजिए।
अभी अब मैं सवाल पूछूंगा और अगर किसी ने गलत बताया तो फिर मैं उसे खड़ा रखूंगा। जी सर। असद, अगर अभी मैं ऑब्जेक्ट बी का बनाऊं तो मैं किस किस के मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं? ठीक है। शाबाश, गुड। क्यों? ठीक है, एक्सेल अभी किसी और के पास क्योंकि अभी कोई क्लास आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं हुई हुई। गुड। फजील, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं किस किस के मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं? अभी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं तो मैं किस किस के मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं? मैंने अभी वही बात पूछी थी दोबारा। अभी आपस में कहीं इनहेरिटेंस हो रही है? नहीं। तो अभी मैं अगर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो किसके मेंबर एक्सेस कर सकता है? अपने कर सकता है सर, बाकी बी और सी के नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर कोई इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता है, किसी और की एक्सेस। अब मैं क्या चाहता हूं, एक एक्सेस बी किसका एक्सेस करे? ए का। तो बी को किससे इनहेरिट करूं? ए से कर दिया। अब सी किससे इनहेरिट हो रहा है? बी से। ऑटोमेटिक जब सी बी से इनहेरिट होगा, बी किससे इनहेरिट हुआ होता? मिल जाएगा ना सब कुछ उसको। तो सी को किससे इनहेरिट कर दिया? सॉरी सर, तुम लोग के साथ रह रहे कि मैं खुद भूलता जा रहा हूं। ठीक हो गया। अब अगर मैं सी को ऑब्जेक्ट बना दूं, मैं बना के दिखाता हूं। मेन का मेथड कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है ना, ये रहा। सर ये आप कहीं भी बना सकते हैं जहां दिल करे आपका, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर। अब अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बना दूं तो मैं कितने मेंबर एक्सेस कर सकता हूं बताओ? सबके कर सकता हूं। ए सी के खुद के भी, क्योंकि सी के पास किसका रिलेशन आ रहा है? बी का। बी के पास किसका आ रहा था? आओ देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। सी डॉट नेम किसका था? देख लो, नेम का एक्सेस हो पा रहा है, ये देखो। हो रहा है, मैं करके दिखाता हूं आपको, ट्राई करके दिखाता हूं पूरा। ठीक हो गया। सी डॉट ईमेल किसका था? देख रहे हैं आप? मतलब सी के पास तो मजे होगा भाई, सबका एक्सेस है। ये किसका है? अपना। यानी तीनों मेंबर एक्सेस कर पा रहा है। एज इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग हुई, इंटीजर कर लेते हैं। तीनों एक्सेस हो पा रहे हैं। लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट सी का ना बना के बी का बना देता हूं, ट्राई करने के लिए। ठीक है। अब बी किसका एक्सेस कर सकता है? बी डॉट नेम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कर सकता है ना, कर रहा है, ये देखो कर रहा है। एग्जाम्पल कर दिया। बी एक्सेस कर पा रहा है ली का, ओ सॉरी नेम का। बी डॉट ईमेल, ईमेल कर सकता है क्योंकि उसका अपना है, खुद का सर है। हो जाएगा। अब बी डॉट एज, एज कर सकता है? देखो एज एक्सेस नहीं हो रहा, ये देखो। देखो आपने एरर दे रहा है, ये मैं एरर यहां दिखा देता हूं, ये देखो। बी डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ एज एंड नॉट एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड। देख रहे हो आप? तो यानी बी किसका एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? ए का। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं तो क्या होगा? हाँ, सिर्फ ए अपनी ही प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है और किसी और की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। इधर देखो, ईमेल, देखो नहीं आ रहा। मैं दिखा रहा हूं आपको, दोबारा ट्राई करके देखो। नहीं आ रहा, देखो एरर है। इस तरह की इनहेरिटेंस को, जिसमें आपके चीज आपके दादा से आपके वालिद साहब में, वालिद साहब के आपके आप में वो चीज इनहेरिट हो जाए, इस लेवल इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा जी, तो यहां पर आपने देखा कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास को अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड शेयर करे और वो क्लास दूसरी क्लास को प्रॉपर्टीज और मेथड को शेयर करे, इस तरह के इनहेरिटेंस को हमारे पास सी शार्प के अंदर कौन सी इनहेरिटेंस कहा जाता है? वो कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, डन हो गया। ये मेन का मेथड मैंने यहां से कट कर लिया, दोबारा से नोटपैड पे डाल के पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए, क्या ये क्लासें आपस में सारे लिंक खत्म कर दिए? अब मुझे बताइए, क्या कोई, अगर मैं अब किसी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या वो किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कहीं भी आपको इनहेरिटेंस होती हुई दिखाई नहीं दे रही। सी शार्प के अंदर कॉलन से होती है, जावा के अंदर एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है। यानी होती ऐसे ही है, बस वो कॉलन की जगह एक्सटेंड आ जाता है। लेकिन लारावेल में भी आपके पास एक्सटेंड यूज किया जाता है। ठीक है। सी शार्प में कैसे होती है? कॉलन से। जावा में कैसे होती है? एक्सटेंड्स के कीवर्ड से। बस समझ लो, यहां पर, यहां ये एक्सटेंड्स ऐसे आ जाएगा ए। ठीक है, ऐसे होता है।
अच्छा जी, अब जो हम इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी मजेदार है। भाई देखिए, आज अभी जो इनहेरिटेंस है वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हेरारिकल इनहेरिटेंस। कौन सी इनहेरिटेंस है? हेरारिकल। भाई ऐसा होता है ना कि अब मेरे वालिद साहब हैं, अब वालिद साहब की कई सारी औलादे हैं, हम चार, तीन भाई हैं, ठीक है। तो अब कुछ मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टीज मेरे मेरे में भी होंगी, मेरे भाई में भी होंगी, मेरे दूसरे भाई में भी होंगी। यानी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड के अंदर वो चीज जो विरासत से मिली है वो इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम हेरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी एक पेरेंट के कई सारे चाइल्ड में वो चीज को इनहेरिट कर देना, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम हिरारिकल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। डायग्राम बड़ी प्यारी सी बनी हुई है, देख लीजिए। एक पेरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड किसके पास भी है? बी के पास भी है, सी के पास भी है और डी के पास भी है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह अज्यूम होता है कि अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो बी किस किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है? ए की और खुद की अपनी। क्या सी को कर सकता है? सी तो खुद भाई है ना भाई, ठीक है। क्या सी जो है वो बी और डी की कर सकता है? नहीं, किसी से कर सकता है? अपनी और अपने पेरेंट की। बात समझ में आ गई? इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? हेरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं अज्यूम, अच्छा, जो क्लास पेरेंट हो उसे पेरेंट क्लास बोलते हैं। पेरेंट क्लास के अलावा एक और नाम भी होता है, उसे बेस क्लास बोलते हैं। बेस, BASE, बेस क्लास। और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको ड्राइव क्लास बोलते हैं, DERIVED, ड्राइव्ड, क्योंकि वो किससे ड्राइव निकली होती है? अपने पेरेंट से, इसीलिए उसको ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम कौन सी इनहेरिटेंस की एग्जांपल करने जा रहे हैं? हिरारिकल। तो अब मान लेते हैं कि पेरेंट हमारा कौन है? ए। तो हम चाहते हैं कि बी के पास किसका एक्सेस हो? ए का। और सी के पास भी किसका एक्सेस हो? ए का। दैट्स इट। अब हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बना के टेस्ट कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था पहले भी, दोबारा बना देते हैं। यहां पर मेन का ऑब्जेक्ट बना, ये देखो। अब सी के पास किसका एक्सेस है? ए का। देखो, सी ए, ए में क्या था? नाम था, एक्सेस हो रहा है। और सी के पास अपना खुद का क्या था? एज। देखो, ईमेल एक्सेस नहीं हो रहा, देख रहे हो? सी अपना और अपने पेरेंट का एक्सेस कर पा रहा है। अब मैं बी की बात करूं तो बी देखो, बी में क्या था सर? बी में क्या था? ईमेल था। और ए में क्या था? नेम। ये देखो, नेम और ईमेल यूज कर रहा है। लेकिन अगर मैं बी में डॉट एज लिखूं तो यहां पर देखिए मसला आ जाएगा, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेंबर किसका है? सी का। तो बी के पास सिर्फ किसके इख्तियार आते हैं? अपने और अपने वालिद साहब के, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ए का। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की क्या, ए का क्या होगा? ए तो पेरेंट है, तो ए में सिर्फ कितना अपना किसका एक्सेस होगा? सिर्फ अपना होगा, बाकी किसी और चीज का एक्सेस नहीं होगा। इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कौन सी इनहेरिटेंस बोलते हैं? हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी तक जो तीनों इनहेरिटेंस पढ़ाई समझ में आई सबको? अच्छे से समझ में आई। एक क्लास का अगर दूसरी क्लास से रिलेशनशिप इनहेरिट हो रहा हो तो वो कौन सा रिलेशनशिप होता है बीच में? एक क्लास का दूसरी क्लास से इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है? इज आ का। और एक क्लास का उसके मेंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? एज आ का। अब आते हैं सर, अब थोड़ी मजेदार चीजें शुरू होने वाली हैं। थोड़ा सा हंसी भी आएगी सर आपको। अब आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि दो अब्बू की एक औलाद। ऐसा तो रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है भाई। देखिए, औलाद हो सकती है लेकिन वो ब्लड रिलेशन काउंट नहीं होगा। यानी वो होगी तो उनमें से किसी एक की औलाद ही। तो अगर दो बाप की एक औलाद दुनिया में पॉसिबल नहीं तो ऊप के अंदर भी पॉसिबल नहीं। जो चीज रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है वो प्रोग्रामिंग के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर देखो भाई, दो पेरेंट हैं, उनका एक चाइल्ड है। इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं? नाम पता होना जरूरी है, लेकिन हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो अब्बू की एक औलाद नहीं हो सकती। करके देख लेते, दो अब्बू की एक औलाद हो भी सकती है, नहीं हो सकती? ओ भाई, नहीं हो सकती। बहुत सिंपल, देखो इसमें एग्जाम्पल इसलिए दी कि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, औलाद पॉसिबल है लेकिन वो ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो सर, कुछ भी कर लो, ऐसा होता है ना सर, वो ब्लड रिलेशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस तरह की इनहेरिटेंस जहां पर आपके दो पेरेंट हो और दोनों पेरेंट का एक्सेस किसके पास हो? चाइल्ड के पास हो, इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। और सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। डन। एक और होती है जो कि आपकी डायग्राम में नहीं दिख रही लेकिन मैं बना दूंगा खुद से अपने पास से। आइए मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए एक क्लास, ये पेन मेरा थोड़ा सा खराब है सर, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक क्लास है पेरेंट ए। सर ये वाली इनहेरिटेंस कौन सी है? गौर से देखिए पहले। हिरारिकल। एक पेरेंट के
दो चाइल्ड। अच्छा, ये वाली इनहेरिटेंस कौन सी है? अभी इसको छोड़ दो, ऊपर को इग्नोर, इसको देखो। कौन सी है? मल्टी लेवल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन इस पूरी को अगर मिला लो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कौन सी इनहेरिटेंस? अब देखो गौर से सुनना, आधा करो, यहां तक तो पॉसिबल है। अब उल्टा देखो, यहां से देखो यहां तक पॉसिबल है? नहीं, दो बाप की औलाद हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी ऊप के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल। भाई पता तो होना जरूरी, जो रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट होते हैं वो यहाँ पर भी तो अप्लाई होते हैं। देखो, है ना, होने को तो दो बाप रियल लाइफ में भी है ना, लेकिन ब्लड रिलेशन तो नहीं है, तो यहाँ पर बताया कि ये चीज पॉसिबल है, होने में तो है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। यहाँ पर देखो, स्टार्ट हुआ ए का पेरेंट क्या है, एक पेरेंट बी और सी। यहाँ पे तो अगर देखो तो सर पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये कौन सी इनहेरिटेंस है, हेरारिकल। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो दो वाले सबके एक साइड, यहाँ पे तो पॉसिबल हो पाएगी, लेकिन ये इनहेरिटेंस नहीं हो पाएगी इस तरह से। इसीलिए हम ना सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी अपने पास इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारे पास कितने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हुई? पांच तरह की। सिंगल इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है, मल्टी लेवल भी पॉसिबल है, हेरारिकल भी पॉसिबल है, लेकिन मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपके पास सी शार्प में पॉसिबल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को आपके पास इनहेरिटेंस कहा जाता है। नहीं, किसी में भी ऊप के कॉन्सेप्ट सब जगह सेम रहते हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है सर, अब इनहेरिटेंस तो आपने पढ़ ली, लेकिन आप में से मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि हमें इस ऊप के पिलर का पढ़ने का फायदा क्या हुआ। सर मैं बताऊं फायदा क्या हुआ, देखिए। अब मान लीजिए आपने दो क्लासेस पहले से बना के रखी है, और आप कहीं और काम कर रहे थे, और आपने कहा यार मुझे उसके मेंबर भी चाहिए और उसके मेंबर भी चाहिए। अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ना होता तो हमें सारे वेरिएबल्स दोबारा से उस क्लास में बनाने पड़ते। लेकिन इनहेरिटेंस से फायदा क्या हुआ कि हम दोनों क्लास के मेंबर्स को इनहेरिट करवाकर तीसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। यानी हमारा कोड बार बार रीयूज हो पा रहा है, एक ही बार कोड लिखा उसको 100 बार इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए हम जो है वो प्रोग्रामिंग में ऊप में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये रीयूजेबिलिटी देता है कि हम एक ही क्लास को बार बार या मल्टीपल क्लासेस को एक जगह इनहेरिट करके इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में करते हैं। इसीलिए अगर आप देखो लारावेल में कितना यूज होता है इनहेरिटेंस का भाई। आप, मैं लारावेल इसलिए बोला क्योंकि आप लारावेल से वाबस्ता हो, आपने इसके अलावा कुछ और पढ़ा नहीं है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, किसी क्लास का किसी और क्लास में प्रॉपर्टीज और मेथड का एक्सेस का पाया जाना या होना, इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस पांच तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया। इंप्लीमेंट कैसे होती है इनहेरिटेंस वो भी मैंने आपको सिखा दिया। पांच में से कौन सी पॉसिबल है वो भी बता दिया, कौन सी पॉसिबल नहीं है वो भी बता दिया। एक क्लास का दूसरी क्लास से कैसा रिलेशनशिप होता है वो भी हमने इस क्लास में कवर किया। एक क्लास का उसके मेंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है वो भी हमने इस क्लास के अंदर कवर किया। आई होप आपको अच्छे से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कि दो चार बार प्रैक्टिकली इम्बेड कीजिए तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पर करते हैं क्लास को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।